चिराग पासवान की एंट्री एक बार फिर से एनडीए में हो गई है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है और ऐसे में उपचुनाव में चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने के बाद क्या बीजेपी को फायदा पहुंचेगी, ये चीजें समझेंगे। क्योंकि बिहार की सियासत को करीब से समझने वाले और बिहार में वर्तमान जो सियासी गतिविधियां हैं उस पर पैनी नजर रखने वाले हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण हमारे साथ हैं। शशि से समझेंगे। शशि, क्या लगता है, चिराग पासवान वापस एनडीए के हिस्सा शामिल हो रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी को इसका कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए, फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही चिराग की एंट्री हुई है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि इन 2 सीटों में जीत से सरकार बन जानी है या बिगड़ जानी है या बीजेपी के पास इतने नंबर हो जाएंगे कि वो विपक्ष से सत्ता पक्ष में आ जाए या सरकार में आ जाए। लेकिन मोरल ग्राउंड पे और कहा जाता है कि जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है किसी बड़े चुनाव के पहले, उसके तौर पे देखा जाता है उपचुनाव को। कई राज्यों में आगे चुनाव होने हैं विधानसभा के, और उसके बाद लोकसभा के भी चुनाव होने हैं। और ऐसे में जो 2 विधानसभा सीटों पे चुनाव हो रहे हैं इस वक्त, उस पर सबकी नज़र है और सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि उनकी जीत हासिल हो। एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है। सीधे सीधे कहें तो बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है दोनों सीटों पे, चाहे वो मोकामा की बात कर लीजिए या आप गोपालगंज की बात कर लीजिए। चिराग पासवान की वापसी होनी थी, ये बात बहुत पहले से तय थी। और ये बात उस वक्त इस बात पर मुहर लग गई गणेश सम्राट, जब नीतीश कुमार जो हैं वो तेजस्वी यादव के साथ आ गए और एनडीए से बाहर चले गए। एनडीए से नीतीश कुमार के बाहर जाने के बाद चिराग पासवान के लिए एक तो एनडीए का दरवाज़ा खुला हुआ दिख रहा था, और दूसरी बात ये थी कि जो फ्यूचर पॉलिटिक्स या आगे गठबंधन की राजनीति को लेकर के चिराग पासवान जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं संगठन और बाकी जगह पर, वो लगातार ये कहते रहे कि अभी इस पर हम फैसला नहीं लेंगे। उन्होंने अभी फैसला लिया भी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि वो इस उपचुनाव में, पहले के उपचुनाव को देखिए आप, तारापुर और बाकी जगह जहां चुनाव हुए थे वहां चिराग पासवान ने कैंडिडेट दिया था। इसलिए दिया था कि उस वक्त जेडीयू के उम्मीदवार हुआ करते थे और नीतीश कुमार एनडीए के साथ हुआ करते थे, बीजेपी के साथ हुआ करते थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार जो हैं वो महागठबंधन के साथ हैं और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं है। तो इस परिस्थिति में बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन देने का जो फैसला है वो चिराग पासवान ने लिया। पहले कैंडिडेट नहीं उतारने का फैसला, फिर ये फैसला कि हम समर्थन देंगे। हालांकि चिराग पासवान चुनाव प्रचार करेंगे, ये बात बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल ने आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुबह सुबह बता दी। लेकिन चिराग पासवान जो करने जा रहे हैं चुनाव प्रचार, इसकी जानकारी उन्होंने आधिकारिक तौर पर नहीं दी है। तो चिराग समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अगर हिचक रहे हैं तो उस हिचकने की भी वजह है, आप भी समझ रहे हैं, हम दर्शकों को समझाएंगे। लेकिन चिराग पासवान की वापसी इसलिए जरूरी थी एनडीए में कि आप दोनों विधानसभा सीटों को देखिए, वहां पर दलित वोट बैंक एक सेक्शन है दलित वोटर्स का जो अच्छी खासी संख्या में है। और विधानसभा चुनाव में 10,000, 8,000, 6,000 से हार जीत होती है। तो वहां अगर मोकामा जैसी जगह पर 15,000 दलित वोटर हैं, 15,000 से ज़्यादा, 9,000 के आसपास उसमें पोल करते हैं, जो आंकड़े बताते हैं, तो वो बड़ा फैक्टर हो सकता है ऐसे वक्त में जब कांटे की लड़ाई है। गोपालगंज में भी यही बात है। गोपालगंज में देखिए 60,000 से ऊपर ऐसे वोटर हैं जिसमें दलित हैं, सहनी हैं, निषाद हैं और बाकी जो तबके के वोटर्स हैं। तो उसमें पासवान वोटरों की भी तादाद है, और पासवान वोटर्स जो हैं वो चिराग पासवान के साथ हैं। और ये बात भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी। और चिराग पासवान की अगर एंट्री हुई है इस रूप में कि वो उपचुनाव में जा रहे हैं प्रचार करने या बीजेपी को समर्थन देने, तो ये यकीन मानिए कि बीजेपी के केंद्रीय स्तर के नेताओं ने इस पर पहल की होगी और उसके बाद ये फैसला हुआ है। गणेश, चिराग पासवान बीजेपी के लिए मजबूरी बन गया है? बिल्कुल, हम कह सकते हैं। देखिए, लड़ाई हमेशा चुनाव में जो लड़ाई होती है उसमें कोई नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मोकामा में एडवांटेज अनंत सिंह के पास है, सेंटीमेंट वोट उनके पास है, लेकिन सामने बीजेपी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है वो उसी तरह के कैंडिडेट हैं जिस तरह की राजनीति या जिस तरह राजनीति में अनंत सिंह आए। तो 2 बाहुबलियों की पत्नियों का जो मुकाबला है उस मुकाबले में एक एक वोट की अहमियत है गणेश सम्राट। और यही वजह है कि ऐसे दौर में जबकि बीजेपी के पास फिलहाल आधिकारिक तौर पे कहें तो बिहार में जो एनडीए है वो 2 दलों का है। एक तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे चिराग पासवान के चाचा जो हैं पशुपति पारस, जो केंद्र में मंत्री हैं, उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो इन 2 दलों के गठबंधन के बीच अगर
मुकेश सहनी वहां खड़े दिख रहे हैं महागठबंधन के समर्थन में, तो चिराग पासवान को अपने समर्थन में खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी थी, ये बात कही जा सकती है। बड़ा सवाल उठता है कि चिराग जब बीजेपी के साथ रहेंगे, चाचा के रहते चिराग को मनाना थोड़ा सा मुश्किल नहीं लगा बीजेपी को? ये बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल था। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही थी कि चिराग पासवान को अपने साथ लाया जाए। नीतीश कुमार के ऊपर चिराग पासवान आरोप लगाते रहे कि उन्होंने पार्टी तोड़ दी, उनकी परिवार तोड़ दिया। चाचा पशुपति पारस को देखना पसंद नहीं करते हैं चिराग पासवान, बहुत नाराजगी है, परिवार बिखरा। रामविलास पासवान के निधन के बाद केंद्र में मंत्री बन गए पशुपति पारस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और बीजेपी नेतृत्व को इस बात का एहसास हुआ धीरे धीरे कि जो जिस पासवान वोटर्स के बूते रामविलास पासवान दलित वोट बैंक के बूते राजनीति करते रहे, वो बिहार की पॉलिटिक्स में उनकी अपनी एक यूएसपी रही, वो यूएसपी कहीं ना कहीं पशुपति पारस के साथ नहीं गई है और वो यूएसपी चिराग पासवान अपने साथ कायम रखने में, बरकरार रखने में सफल दिखे हैं। सड़क पे मेहनत किया है, संघर्ष किया है। ये बात देखिए, बहुत बेबाकी से बात कहनी होगी कि चिराग पासवान के ऊपर आरोप लगते रहे कि उन्होंने हिटलरशाही अपनाई पार्टी में, परिवार में संबंधों का ख्याल नहीं रखा। सारे आरोप एक जगह, परिवार टूट गई, पार्टी टूट गई एक जगह। लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह पार्टी के शून्य पर जाने के बाद मेहनत की है सड़क पर, वैसी मेहनत किसी भी राजनेता ने बिहार में, और युवा राजनेता ने तो नहीं की है। कम से कम कोई पॉलिटिकल पार्टी उस तौर पे जो लीडरशिप वाली मेहनत होती है वो हमको नहीं दिखी है। ईमानदारी की बात कहें तो चिराग पासवान की यहाँ तारीफ इस बात के लिए। लेकिन चिराग पासवान किसी भी कीमत पर पशुपति पारस के साथ नहीं आना चाहते थे। बीजेपी को यह एहसास हुआ धीरे धीरे कि चिराग पासवान को उन्होंने उनकी मैच्योरिटी लेवल या उनके कम उम्र के कारण उन्होंने हल्का करके आंका, और जब चिराग पासवान के पीछे उनका मास वोट बैंक खड़ा दिख रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगा, और बीजेपी ने एक्सरसाइज किया चिराग पासवान को कैसे तैयार किया पशुपति पारस के रहते आने के लिए। इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार की याद दिलाई संभवतः, और क्योंकि नीतीश कुमार को भूले नहीं है चिराग पासवान, और नीतीश कुमार अगर आज चिराग पासवान माफ कीजिएगा बीजेपी से दूर हैं तो ये भी एक फैक्टर रहा कि चाचा के रहते हुए भी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। फिलहाल एनडीए में नहीं आए हैं चिराग पासवान, ये बहुत स्पष्ट बात है। गणेश, शशि, अब चिराग पासवान के भविष्य को लेकर क्या होगा? क्योंकि भविष्य तो अधर में दिख रहा है। ऐसे में चिराग बीजेपी के साथ भी नहीं है, बीजेपी के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में दरवाजे खुल जाते हैं। पहले छोटी सी खिड़की खुलती है, फिर पूरा आप देखिएगा खिड़की जो है ना वो दरवाजा बन जाता है। तो राजनीति में अभी चिराग पासवान जहां हैं और जिस फ्यूचर पॉलिटिक्स को वो देख रहे हैं, आप याद करिए थोड़े दिन पहले चिराग पासवान हर दिन बयान देते थे, उनसे सवाल होता था किस गठबंधन में जा रहे हैं, वो कहते थे फिलहाल फैसला नहीं करेंगे, जब चुनाव आएगा, चुनाव में वक्त है। चिराग पासवान अपना समय लेना चाहते हैं और उन्होंने समय का इस्तेमाल अपनी बेहतरी के लिए, पार्टी की बेहतरी के लिए, संगठन की बेहतरी के लिए किया है। इसको मानिए, ये मानना होगा। किसी भी दल को उस स्तर पे काम करना चाहिए जहां चिराग पासवान ने संगठन पे, उनके पास देखिए कोई बड़ा चेहरा नहीं है उनकी पार्टी में। चिराग पासवान को छोड़ दीजिए तो उनकी पार्टी में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि बिहार के अरुण कुमार हाल में आए हैं। अरुण कुमार किस परिस्थिति में आज हैं ये बात सबको पता है, अपनी राजनीति के सबसे कमजोर दौर में अरुण कुमार हैं। लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान ने उनको अगर जोड़ा अपने साथ तो ये इनकी बड़ी खूबी है। एक एक करके दर्जनों नेता चिराग पासवान का साथ छोड़ के चले गए। जब पार्टी ही टूट गई, सांसद ही चले गए, इकलौते सांसद बचे चिराग पासवान अपनी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के, और चाचा चले गए, चचेरे भाई चले गए, कोई बचा नहीं चिराग पासवान के साथ। और वैसे दौर में चिराग पासवान अगर फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं तो उनको ये दिख रहा है ना गणेश कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ है नहीं, वो महागठबंधन में है तो वहां उनकी एंट्री हो नहीं सकती है। चिराग अकेले बिहार में बहुत कुछ कर लेंगे, ये उनको भी पता है, मुश्किल नहीं है। अगला चुनाव जो होना है उसमें अलाइनमेंट जो होगा वो दो ही है, एक महागठबंधन, दूसरा एनडीए है, बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन। तो एक तरफ जहां महागठबंधन में लोकसभा चुनाव के दौर में आप देखिएगा सीटों को लेकर बड़ा खींचतान होने वाला है, 7-7 दल हैं वहां पे। अब हर दल कम से कम एक सीट तो चाहेगा लड़ना, चाहे वो जीतन राम मांझी ही हो। तो वैसी स्थिति में वहां एक तरफ कसमकस होगी, टाइटनेस होगी, दूसरी स्थिति होगी कि बीजेपी बहुत फ्लेक्सिबली वहां पर एडजस्ट करने की स्थिति में है बिहार में, कि पहली बार पिछले चुनाव में उन्होंने जेडीयू को जो सीटें दी वो सीटें खाली हैं। तो चिराग पासवान जानते हैं कि वो वहां एक अच्छा काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसको लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिएगा तो अभी भी लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा है और राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, वो एक अलग डिबेट का इशू हो सकता है। लेकिन
बिहार में नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं तो तस्वीर क्या होगी भविष्य बताएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चिराग पासवान को लगता है कि ये एक्सरसाइजेज हो सकते हैं और हमको 2014 नहीं भूलना चाहिए। चिराग पासवान 2014 में नीतीश कुमार के साथ अलायंस करने जा रहे थे, मीटिंग हुई नहीं, मुझे याद है अच्छे तरीके से, चले गए दिल्ली और वहाँ राजीव प्रताप रूडी के आवास पे मुलाकात हुई और उसके बाद जो खेल हुआ, एकाएक चिराग पासवान ने एडजस्टमेंट कर लिया एनडीए के साथ, वो आरजेडी का गठबंधन छोड़ के निकले थे। लालू प्रसाद यादव यहाँ इंतजार करते रहे पासवान जी का, उन्होंने पटकथा लिखी वहां पे और उसके बाद देखिए 14 में कितनी सीट जीत करके आए और रामविलास पासवान के बारे में वो बात कही जाती रही कि वो मौसम वैज्ञानिक थे राजनीति के, लेकिन चिराग पासवान ने पूरा एक्सरसाइज किया था, कहीं ना कहीं उन्होंने बात करी थी, रामविलास पासवान साथ थे, रामविलास पासवान का कद था, बातचीत उन्हीं से होती थी, लेकिन चिराग प्लानर थे। तो चिराग इस तरह के प्लान पहले खेलते रहे हैं राजनीति में, आगे देखना होगा कौन सा प्लान सही बैठता है गलत बैठता है, लेकिन एक उन्होंने कह सकते हैं कि फ्यूचर विंडो पॉलिटिक्स की तरफ, जहां एक दरवाजा आगे खुल जाता है बड़ा सा, वहां एक पहल की है। उपचुनाव में कैंडिडेट नहीं उतारा और अब उपचुनाव में वो समर्थन करने जा रहे हैं बीजेपी उम्मीदवारों का। गणेश सच्ची 2020 के चुनाव में जिस नीतीश कुमार से नाराज होके या नीतीश के नाम पर बीजेपी से अलग हो गए थे चिराग, परिवार टूटी, पार्टी टूटा, अब पारस जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस, उनके नाम पर कैसे समझौता हुआ? क्या नीतीश के नाम के वजह से पारस से समझौता करने के लिए चिराग आगे इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी अपनी पार्टी का, या फिर वो बीजेपी के साथ जाने के तैयार है? उसका भी रास्ता निकलेगा। पशुपति पारस का भविष्य क्या होगा, बीजेपी उस पर क्या फैसला लेगी, चिराग पासवान का भविष्य आगे क्या होगा, इस पर बीजेपी से जरूर कोई बात हुई होगी, तभी चिराग पासवान इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है राजनीति के। वो आप याद करिए दौर जब 20 में विधानसभा चुनाव हो रहा था, बीजेपी उनको सीटें ऑफर कर रही थी, लेकिन वो जितनी सीटों पर अड़े थे, ठीक है जेडीयू ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने खड़ा कराया चिराग पासवान को उम्मीदवार के तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए, वो अपनी जगह पर बातें हैं। फायदा क्या हुआ, चिराग पासवान एक सीट पे आ गए और वो भी एक विधायक जो है वो नीतीश कुमार तोड़ कर अपने साथ ले गए, तो नुकसान तो चिराग पासवान का हुआ। लेकिन चिराग पासवान ने अगर सीटों के मसले पर बीजेपी के सामने अगर हथियार नहीं डाले, अगर वो नहीं माने, तो ये बात समझिए कि वो पॉलिटिकल बार्गेनर भी हैं, भले उनका नुकसान हुआ वो अलग बात है, लेकिन वो उस तौर पे काम करते हैं। तो इस बार भी वो एक्सरसाइज करके ही आए होंगे। ये अभी बात पर्दे के पीछे है, उपचुनाव थोड़ा बीतने दीजिए, नतीजा आने दीजिए। चिराग पासवान के साथ आने से कितना फायदा होता है या फायदा नहीं होता है, बीजेपी इसको भी एनालाइज करेगी, ये बात तय है। तो क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान के लिए इतने बड़े दुश्मन बन गए हैं कि इसके लिए चिराग जो पार्टी तोड़ा चाचा, जो परिवार तोड़ दिए, उनसे समझौता कर लेंगे? कई बार जब दो दुश्मनों के बीच, मतलब दो लोग जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, उनमें से जिसको सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं ना, उनके विरोध में आपको जाना पड़ता है, और जिसको कम नापसंद करते हैं आप, उनके साथ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फिलहाल चिराग पासवान, अगर अंतिम बात मैं कहूं तो उसी परिस्थिति में है। उन्होंने फैसला लिया है, उन्होंने कहीं ये तय नहीं किया कि वो पारस के साथ जा रहे हैं, अपने चाचा के साथ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवारों, मतलब उनके लिए एक बात सामने आई है कि बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। इंतजार करिए, आगे फिर इस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शशि। तो सीधे तौर पर बिहार में जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इस 2 चुनाव से बीजेपी और आरजेडी की किस्मत भले ही दांव पर लगी हुई है, लेकिन इस उपचुनाव से चिराग पासवान ने बिहार की सियासत के साथ एनडीए में एक भविष्य की सियासी खिड़की जरूर खोल ली है। इस तरह के तमाम जो खबरें हम आपके पास लाते हैं, सियासत से जुड़ी तमाम जो अपडेट लाते हैं, हमारे सहयोगी शशि भूषण लगातार इस तरह के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहे हैं, और बिहार में जो उपचुनाव हो रहा है इससे जुड़े और भी जो खबरें आएंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें।